Hello guys, welcome on our channel Chemistry Plus. So my name is Kalamjit Singh and as you know, so there is nothing new to tell about my name. So because I want to जैसे कहते हैं ना कि आपकी इंट्रो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग में आपका जो एंट्री पॉइंट कहते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए। यार मुझे नहीं पता वो कैसा होता है पॉइंट, ठीक है। हम सिंपल से आपको सिखाएंगे और सिंपल से बताएंगे, ठीक है। हमें वो नहीं आता कि ये देखिए वो देखिए ऐसे देखिए। इतना दिमाग हम क्यों खर्च करें भाई, जब आप सब कुछ देखते हो और आपको समझ आ जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो टुडे जो अब हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पता क्या है, क्या टॉपिक? मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। चलते हैं हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ पढ़ते हैं। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें आपको मैं बताता हूँ ना, जो मेन बात है ना यहाँ पे जो अपने याद रखना है, इसमें गामा रेडिएशंस यूज़ करते हैं। गामा रेडिएशंस यूज़ होती हैं और रीज़न कौन सा होता है? माइक्रोवेव। मैं बोल रहा हूँ आपको 100% आपको ये पूछा जाएगा कि कौन से रीज़न में जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आप समझ रहे हो ना कि हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो माइक्रोवेव रीजन होता है। क्लियर? ठीक। तो देखो आपको एक बात बता दूं, आपको जो क्वेश्चन बढ़ेंगे ना इसी बेस पर बढ़ेंगे कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं, तो वो गामा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो हाई फ्रिक्वेंसी पर होती हैं। और इसके बाद माइक्रोवेव्स, मतलब उनका रीजन कौन सा होता है, वो माइक्रोवेव में रीजन में होती हैं। दैट्स इट, ओके। और मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कौन करते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि जो आइसोबार माइक्रोस्कोपी है ना ये कौन से लोग शो करते हैं। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वही जो न्यूक्लियर है ना, मैंने पिछले सेशन में बता दिया है, वैसे तो सॉरी मैंने ना पिछले सेशन में बता दिया है, क्या किया था जरा मार्कर। सो एनीहाउ, तो मैंने बता दिया आपको पिछले सेक्शन में कि जो कौन मोसबार एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, तो कौन थे जिनका आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जो जिनकी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, वही मोसबार एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। यार याद रखना, एक ही तो बात है, कितना सा आपको टाइम लगेगा, आपके दिमाग में मैं नहीं घुसूंगा उनकी तरह ये सो एनीहाउ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जैसे आपको पता ही है ना, तो देखो आई क्या ना, आई क्या है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि आई क्या होता है। आई क्या होता है, आपको बोलेंगे कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा बोला जाता है ना। आई क्या होता है, मतलब आई आई क्या चीज़ है, वो बोलते हैं आई अगर स्पिन, वो बोलते हैं आई इज इक्वल टू स्पिन इन केस ऑफ should be I is equal to half in case of NMR. But what is the meaning of I? What is I? So here I want to tell you and feel glad if you never ever listen before this. So I is basically is the axis. I is the basically axis around which the electron density we count. Okay, there are x-axis, y-axis and z-axis. Along z-axis we consider, along z-axis there are number of electrons, the density of number of electrons are greater than as comparison to other. So I z z the axis we consider that here. Okay, so I'm not going to deeply because we had already discussed about that, but just आपको I का मैं आपको बता देता हूँ कि I क्या होता है। ये एक्सिस होती है,
ठीक है, जो प्लेन होता है ना, प्लेन में एक्सिस होती है आई, तो आई एक्सिस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी स्पिन क्या है, ठीक है, उनकी स्पिन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी स्पिन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन भी घूमते हैं ना अपने ऐसे ऐसे, है ना, तो उनकी स्पिन, ठीक है, तो उनकी स्पिन हाफ होनी चाहिए, सॉरी 1 होनी चाहिए, हाफ नहीं होनी चाहिए। तो मॉसबार के लिए ये है, ये NMR के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, और दिस इज मॉसबार। इतनी बात क्लियर होगी, आई एम डैम श्योर। भूलोगे नहीं आप कि आई क्या होता है, आई इज द एक्सिस, दैट्स, आपको आई बोला जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, सो ऑन, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टर्म्स दे आर यूजिंग, बट आई आपको अगर आई बोला था, आई इज इक्वल टू 3/2, आई इज इक्वल टू 7/2, मीन्स कि जो आई है ना, वो आई एक एक्सिस है, उसके अराउंड जो न्यूक्लियस की कंसंट्रेशन है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोला जाता है उनको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोला जाता है। उनका मीनिंग यही होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कितना है उस एक्सिस के अराउंड, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस। तो उनको अगर EF इज 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है तो इट्स नॉट एक्टिव, कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसका EFG 0 आ जाए तो वो मोसबार इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सो मोसबार वो एक्टिव नहीं होगा जिसका EFG 0 आ जाएगा, EFG 0 इट मीन्स वो नॉट एक्टिव, और EFG नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स दे आर मोसबार active. Those elements which have or who have EFG is not equal to 0, is more than equal to 1, so that would be show Mossberg spectroscopy. So here we will discuss about the iron and tin. So basically इनके ऊपर ही चर्चा की जाती है। आयरन और टिन, इज इट विजिबल टू ऑल गाइस? आई थिंक सो नो। चलो इतने में मैं आपको साफ करता हूँ, एक बात बताता हूँ सामने आपको, सामने से। तो पता क्या हुआ कि ना, एक बार ना कुछ बच्चे ऐसे थे यार, मतलब बहुत शरारती थे हैं, तो बच्चों ने ना, मैंने क्या किया, बच्चे नहीं थे एक्चुअली, थे तो बच्चे ही, लेकिन थे वो लाइक BSc और MSc के बच्चे थे, उनके साथ जा रहे थे हम। तो और देखो ट्रिप पे जा रहे थे, तो गाड़ी में ड्राइवर था थोड़ी सी तेज़ चला रहा था, वो ऐसे मतलब कर रहा था, मतलब काफ़ी तेज़ चला रहा था। और मैंने बच्चों को बोला, यार बच्चों को बोल दो उसको कि गाड़ी थोड़ी सी अच्छे से चलाए और थोड़ा सा आराम से चलाए, कोई बात नहीं, हम आधा घंटा लेट हो जाएंगे, इस ओके नॉट प्रॉब्लम, बट आप गाड़ी को ठीक से चलाइएगा। तो वो बहुत खपी, मतलब कहना, अंकल जी ये ना हो कि जाएं कार में और कल को आए अखबार में, तो गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाइएगा। मुझे बहुत हंसी आई कि यार वाकई है ना, ऐसा कि कार में जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाए तो कल अखबार में फ़ोटो आई हो कि भोगते आ जाओ। सो आई नॉट मीन्स टू दैट, है ना, क्या मैं इदा ना, तो बट एक्चुअली नेचर तो है, चलो ठीक है कि किसी को, है ना, किसी को मेरे कहने का मतलब नहीं है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ जॉक, ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। आप किसी को बोल सकते हो, मार सकते हो जो क्योंकि यार ज़िंदगी है, पता नहीं कब चली जाए, कब क्या कुछ हो जाए ना, किसी को कुछ नहीं पता, अगले नेक्स्ट मिनट का नहीं पता। सो बी हैप्पी always. Okay, so next continue. Our topic is here. We will discuss about the two examples which were like iron and tin. हमारे पास iron and tin है. Is it visible? No. Okay. Tin. So इनका देखेंगे हम, जो हमारे पास कितनी पीक्स आएंगी, नंबर ऑफ पीक्स कितनी आएंगी, तो जल्दी से करेंगे हम इसको। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस one example is this one, Fe2 CO2, and other one is Fe3 CO12. So here the two examples are here. So we will find out it's
ओके नाउ ठीक है। तो क्या होगा Fe3CO12 इसमें देखेंगे हम। तो Fe की स्ट्रक्चर ये होगी, ओके 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 एट, ओके पूरे हो गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन Fe2CO8। ओके सो दिस इज द कार्बोनल कंपाउंड्स ऑफ आयरन। तो हम देखेंगे इनका एनवायरनमेंट देखेंगे पीस के लिए और इसका एनवायरनमेंट देखेंगे। देखो इस आयरन का और इस आयरन का एनवायरनमेंट सेम है, इधर भी 3 कार्बोनाइल है, 2 कार्बोनाइल ब्रिज्ड है और एक कार्बन आगे आयरन के साथ बॉन्डेड है। इसी तरह ये एक पीक शो करेगा, एक एलिमेंट एक पीक शो करेगा और दूसरे वाला भी इसकी तरह सेम है, तो वही पीक भी, क्योंकि इन्वायरमेंट सेम होगा तो वो भी पीक एक ही शो करेगा। मीन्स वो डिफरेंट पीक नहीं शो करेंगे, वो एक ही पीक शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट दोनों का सेम है, इन्वायरमेंट सेम है तो वो अगर पीक शो कर रहे हैं तो वो सेम ही पीक शो करेंगे। दूसरे वाली भी इसके ऊपर आएगी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अलग अलग है? तो सेम पीक होती है। ठीक, इन्वायरमेंट सेम तो वो सेम ही दिखाएंगे, कोई अलग अलग नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो ओके नाउ द अनदर वन एग्जांपल इज Fe3 here carbonyl carbonyl, here carbonyl and carbonyl 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 and carbonyl. So this is the structure of Fe3CO12। Fe3CO12 आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। मैंने आपको कोई कितने नहीं जाना। ठीक है, अब एक बार कह दो सर जी अच्छा है, एक कह दो सर जी बढ़िया, कह दो सर जी बहुत अच्छा, एक बार तो कह दो आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर। आंखें क्लोज कीजिए और लंबी सांस लीजिए और कह दो सर जी बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। कह दो यार क्या जाता है आपका, जाता है नहीं जाता ना तो कहो कहो कहो, बोलो बोलो। हम क्लास में सोने नहीं देते बच्चों को, आपको भी नहीं सोने देंगे। हम जो आगे से नेक्स्ट जो करेंगे ना वो हम नीचे से स्लाइड्स लेंगे, हम MCQ ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, हम नीचे से पढ़ेंगे। हमारा यही वे होगा। फिर आप बोलोगे थैंक यू सर, लेकिन मैंने कहना कोई बात नहीं, कुछ तो बात है ना। मतलब आप बोलोगे सर थैंक यू, आप रियली आप हार्ट से अपने दिल से बोलोगे कि थैंक यू सर, आपने ऐसा ठीक है ऐसा कराया, बहुत अच्छा कराया है ना। चलो बहुत सा अच्छा कराते हैं, हम भी उसी में लगे हुए हैं कि अच्छा कराने की कोशिश में। और लेकिन जब आपके लिए मन में निकलेगा थैंक यू, एक बार मैं बता रहा हूँ, तो आप बोलोगे थैंक यू, आप दिल से बोलोगे थैंक यू मुझे, है ना, मुझे पता है। और मैं इस ओके के अलावा क्या कहूँगा, मैंने बोला कोई बात नहीं, तो आपकी ड्यूटी है, क्या करते हो आप देखते हैं। चलो आजो। तो ये कितने एनवायरनमेंट शो करेंगे, कितने हमारे पास आयरन डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। देखो ये वाला एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट सेम है, बिकॉज 3 कार्बोनाइल, एक ब्रिस्ट दोनों के लिए सेम कंडीशन, ऊपर भी एक आयरन इधर भी एक आयरन सेम। तो ये क्या पीक शो करेंगे, एक पीक शो करेंगे। इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट, इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट क्यों, बिकॉज 4 कार्बोनाइल ग्रुप ऊपर बॉन्डिंग है, इसमें 3 थे, इसके ऊपर 4 हैं, तो ये इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, तो ये भी एक अपनी अलग पीक शो करेगा। सो टोटल कितनी होगी, 2 पीक्स। क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीक्स इन दिस वन Fe3CO12। सो यू हैव टू बी, साफ साफ बता देना कि सर ने बोला था, क्या बोला था कि 2 पीक्स आएंगी। क्यों आएंगी भाई, 2 पीक्स आएंगी क्योंकि सर जी, इसलिए आएंगी क्योंकि सर जी 2 पीक इसलिए आएंगी कि सर जी कि क्योंकि आयरन 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। कैसे 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 कैसे, क्योंकि 2 आयरन तो सेम है, जिसकी इधर भी 3 कार्बोनाइल है, इधर भी 3 कार्बोनाइल है, नीचे ब्रिज्ड है और ऊपर भी एक ब्रिज्ड है और ऊपर एक ब्रिज्ड आयरन की तरफ है। इनका एनवायरनमेंट सेम हो गया तो ये एक पीक शो करेंगे। वो एक ऊपर वाला आयरन, जे वाला जो आयरन है ये डिफरेंट है, इसके ऊपर 4 कार्बोनाइल बॉन्डेड है डायरेक्टली अटैच टू दी आयरन, तो इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको ना। तो ये अपनी डिफरेंट पीक शो करेगा। हाँ ठीक है सर जी,
है ना, अच्छा है, अच्छा है। ओके, नाउ गाइस, we'll try to make a video on another topic, NQR spectroscopy. Now today we are going to practice on these questions. We are going to be slides up and down, and you will be see how many there are contents to how many questions you can attempt, just see what is the basic thing which I told you. Okay, so because the टॉपिक जो होता है ना वो तभी अच्छे से क्लियर होता है जब उसकी हम ना प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से क्वेश्चन माइंड में निकाल देते हैं, बहुत से क्वेश्चन निकालने हैं अपने माइंड से। तो मैं आपको इधर स्क्रॉल करता जाऊंगा और आप टिक लगाते जाना, इतना ही काम करेंगे, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से आएगी। ये मेरा क्या कहते हैं, जो भी कह लो, है ना, बहुत से बोलते हैं वादा, मैं वादा नहीं बोलूँगा। हाँ, डिफरेंट है यार, हम डिफरेंट हैं, हम नीचे से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, डिफरेंट हैं हम यार। अगर सभी एक ही जैसे होंगे तो हमें कौन पहचानेगा, बात बताओ मुझे। अगर सभी एक जैसे होंगे तो हमें कौन पहचानेगा, हमारा क्या अहमियत है, हमारा क्या मतलब है इस दुनिया में आने का। कि अगर आप भीड़ में ही खड़े हो और भीड़ में ही आते हो, भीड़ में धक्के खाते, भीड़ में ही, तो क्या फ़ायदा आने का। अगर आप आए हो तो कुछ तो डिफरेंट करके जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ करो, ट्राई तो करो ना, इवन ट्राई करते रहो, होगा डेफिनेटली होगा, एक दिन होगा, श्योरिटी है, गारंटी है, होता है, डेफिनेटली होगा। बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो होगा। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी अबाउट 20 और 30 मार्क्स की आती है, हम उसका जड़ से उखाड़ देंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बताओ, मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और ESR, NQR। ESR and NQR are basically same thing. We have UV, IR, ठीक, मास। सो इन सब के बारे में हम अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। ये मेरी आपके साथ ये हमारी कमिटमेंट है। और उसके साथ जो इसकी ट्रिक्स होंगी, UV, IR की रेंजेस को कैसे याद करना है, क्योंकि IR की रेंज बहुत सी वेरी करती हैं अलग अलग, है ना, तो रीजंस की, तो मैं आपको वो फंक्शनल ग्रुप्स की ट्रिक्स भी बता दूंगा कैसे याद करनी है और याद रखनी है, ठीक है। तो बाय बाय।